और हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया ही हो गए है ना? पढ़ाई चल रही होगी जोर शोर से। तो एग्जाम से पहले भाई हमें सारी वीडियोस कवर करने, सारे लेक्चर्स कवर करने, सारे टॉपिक कवर करने। तो भाई जितना जल्दी जल्दी आप वीडियोस देख पाओ उतना अच्छा है, देखते जाओ धड़ाधड़, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक करंट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये हमारा तीसरा वीडियो, जो पहला वीडियो था वो था चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में था, ठीक है। उसमें हम लोग चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्या होता है, कैसे होता है, Q इक्वल्स टू Ne क्या होता है, E की वैल्यू क्या होती है, XYZ पे हमने बात की, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। जो सेकंड वीडियो आया है राइट, इससे पहले वाला जो वीडियो, उस वीडियो में हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस किए। और अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करना प्रीफर करते हो तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है राइट। तो अब हम इस प्लेलिस्ट के तीसरी वीडियो पे जा रहे हैं, तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट है ना। भाई आप सब इसी के लिए तो आ रहे थे यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट सर, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं है भाई, चार्ज क्या होता है, चार्ज के क्वेश्चन ये वो XYZ। तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर हमने कोई बात नहीं की थी। आज हम इलेक्ट्रिक करंट को उठा लेते फाइनली। भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ना है ना। चार्ज तो समझ गया और इसके लिए चार्ज की जरूरत थी तो हमने चार्ज समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पे समझते हैं। अच्छा बच्चा, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूँ है ना, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका बुक में एक डेफिनेशन दिया गया जो आप सबको रट लेना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो चार्ज समझना पड़ेगा। और अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा है जो चार्ज का वीडियो नहीं देखा है, भाई प्लीज जाओ चार्ज का वीडियो देख लो, फिर ही यहां पर आना, ठीक है राइट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज समझना है, ठीक है। तो भाई देखो, कुछ चीजें ना समझते, जब फिजिक्स में रेट शब्द आता है ना, रेट, तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या? सर टमाटर 2 रुपया किलो रेट चल रहा है या 4 रुपया किलो रेट चल रहा है। सर कौन सी दुनिया में रह रहे हो, 2 रुपया किलो कौन देता है भाई? बात सही है 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा, 40 रुपया होगा, जो भी होगा, हमें क्या, हमारा ध्यान करंट में। तो रेट कौन सा? पैसे की बात चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो बात किसकी चल रही है भाई? तो रेट का मतलब होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, जिसको लिखा जाता है, चेंज इन टाइम को लिखा जाता है ट्रायंगल टी। ट्रायंगल टी भाई मैथ्स कहां से आ गया बीच में? बच्चे ये ट्रायंगल नहीं है, ये फिजिक्स में इसको डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन टाइम। तो इसको कैसे रीड करते हैं? डेल्टा टी रीड कर लो, चाहे चेंज इन टाइम रीड कर लो। तो टाइम के बदलने से क्या फर्क आएगा चार्ज के फ्लो पर, उसको करंट कहते हैं, ठीक है। देखो आगे पढ़ते, रेट तो समझ गया। अब बोलो सर रेट के बारे में हमने कभी पहले पढ़ा है? बच्चा रेट के बारे में आप ऑलरेडी 9th में भी पढ़ चुके हो, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट थोड़ा सा समझो, आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो। 9th क्लास में रिपीट कर रहा हूं, 9th क्लास में आपने 2 टॉपिक पढ़े थे अगर आपको याद हो, है ना। एक पढ़ा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, सर आप ट्रायंगल टी लिख रहे हो, भाई ट्रायंगल नहीं है वो, चेंज है, डेल्टा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए 9th टेक्स्ट बुक खोलोगे आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो रेट का मतलब होता है टाइम का बदलना, चेंज इन टाइम को रेट कहते हैं। और एक डेफिनेशन था, अगर 9th क्लास की बात करूं, और एक चैप्टर था, दूसरा चैप्टर, उसमें था पावर, ठीक है। उसमें था, आपको याद होगा, एक चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर, है ना। तो पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर का डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट मतलब चेंज इन टाइम, है ना। रेट का मतलब चेंज इन टाइम ऑफ डूइंग वर्क, इसके लिए ऊपर था वर्क, एंड वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। 9th क्लास में जाओगे देख लोगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 2 टॉपिक क्यों लिया, मैंने बता रहा था कि बच्चा जब रेट आता है फिजिक्स में, जब रेट आता है मतलब टाइम के बदलाव, है ना, टाइम के बदलाव, समय का बदलाव, जब समय बदलेगा तब चार्ज कैसे फ्लो करेगा, उसको करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पहले रख लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डन। व्हाट इज रेट? चेंज इन टाइम। टाइम के बदलने से क्या फ्लो करवाना है ना, फ्लो करवाना है, कुछ तो बहना चाहिए। क्या बहनी चाहिए? आपकी फीलिंग्स नहीं, चार्ज को बहना है। क्या बहेगा? चार्ज बहेगा, ठीक है। तो क्या भाई फ्लो करवाना है? चार्ज फ्लो करवाना है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा कम से कम टाइम में उतना करंट अच्छा। रिपीट करो, जितना चार्ज फ्लो करेगा कम से कम टाइम में उतना करंट बढ़िया, ठीक है, उतना करंट एकदम भारी वाला, ठीक है राइट। तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको समझते हैं। थोड़ा फॉर्मूला भी समझा दो सर।
तो देखो मेरा फॉर्मूला समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, राइट। मेरा काम है आपको फॉर्मूला समझाना, ना कि फॉर्मूला रटवाना होता आसानी से रटवा देता। मेरे ना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हमें ना हम लोग ना कुछ समझते, ठीक है। क्या समझते सुन देखो, ठीक है। फॉर्मूला रटेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। जैसे चार्ज का सिंबल Q है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है। क्या है? I। ये क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है। इसका फॉर्मूला कैसे रटे? क्या ना रटेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है। बट इसको समझने से पहले दो चीज समझो बच्चा। जब मैं लिखता हूं ना A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल रहा हूं सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप अगर मेरे लेक्चर्स देखना प्रीफर करोगे, ठीक है, तो मैं ये शब्द को बार बार इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये शब्द को मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिपीट करता हूं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या होता है? चलिए सुनो आराम से, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इलेक्ट्रिक करंट साइड में रखो, टॉपिक समझो बढ़िया से समझाता। सुनो, जब मैं बोलता हूं ना कि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के घटने से, एक के कम होने से अगर दूसरा भी कम हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिर्फ कोई एग्जांपल दो, रियल लाइफ से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। सुनो, मैं जितना खाऊंगा उतना मैं बढ़ूंगा, जितना खाऊंगा उतना मैं बढ़ूंगा, जितना ज्यादा खाऊंगा उतना ज्यादा वजन बढ़ेगा, है ना। जितना कम खाऊंगा उतना मैं पतला होता जाऊंगा, जितना कम खाऊंगा उतना मैं पतला होता जाऊंगा। खाना कम किया, वजन कम हो गया, खाना बढ़ाया, वजन बढ़ गया। तो खाना और वजन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा घटता है ना, राइट। कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, A is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। देखो जब 1 बाई समथिंग आ जाता है ना तो उसको इनवर्सली कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या कहते हैं? इनवर्सली। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली। A के बढ़ने से अगर B बढ़े, A के घटने से अगर B घटे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। A के बढ़ने से B कम हो जाए या B के कम होने से A बढ़ जाए या वैसा वर्सा, A के कम होने से B बढ़ जाए, उल्टा चलना है, उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इसका कोई एग्जांपल है ना? अपना सबका एग्जांपल है, ठीक है। सुनो भाई सुनो, ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा, ज्यादा खाओगे वजन बढ़ेगा, कम खाओगे वजन घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका एग्जांपल क्या? सुनो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे वजन कम हो जाएगा, उल्टा होगा ना भाई। एक्सरसाइज बढ़ा दी तो वजन कम हो गया, एक्सरसाइज कम करोगे तो मोटापा आ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, उल्टा चल रहा है, दिख रहा है, राइट। यहां पर देखो, एक्सरसाइज बढ़ा दोगे, डेली एक्सरसाइज के आवर्स बढ़ा दोगे, कभी 1 घंटा करे तब 2 घंटा करो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, पतले होते जाओगे, वजन कम होता जाएगा। एक्सरसाइज कम कर दोगे तो मोटापा आएगा, मोटापा से वजन बढ़ जाएगा। तो एक्सरसाइज करना और वजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल खेलते हैं। आप बोलो नहीं सर, कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं वजन बढ़ाने के लिए। हाँ भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, मैं मोटापे कम करने की बात कर रहा था, ठीक है ना, मसल मास की बात नहीं कर रहा था। सर मैं रोज जाता हूँ जिम, आप तो बोलो जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से वजन कम होगा। भाई मैं मोटे लोगों की बात कर रहा था, जो हैवी होते, जो जिम जाते हैं भाई, ताकि वो वजन लूज कर सके। वो ज्यादा ट्रेडमिल पे चलते, ज्यादा तेज भागते, ज्यादा देर वॉक करते, रीजन वजन कम हो। ज्यादा एक्सरसाइज वजन कम, कम एक्सरसाइज वजन ज्यादा, उल्टा चलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये दिमाग में डाल दो। कोई भी चीज को मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है। और जब मैं बोलूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट गया या एक के कम होने से दूसरा बढ़ गया, उल्टा चलना है, ठीक है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इसका इससे क्या लेना देना? देखो समझा दे, कोशिश करते। सुन, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। सुन भाई, एक नदी है, ठीक है। इस नदी को हम कोई नाम दे देते हैं, चलो इस नदी को नाम देते थे यमुना, ठीक है। यमुना नदी सुनाई होगा आपने। तो एक नदी है यमुना और दूसरी नदी है गंगा। एक है यमुना, एक है गंगा, ठीक है। 2 नदी है, यमुना गंगा नदी, ठीक है। इस तरफ यमुना रख रहा हूं, ध्यान देना, इस तरफ गंगा रख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यमुना में पानी बहुत कम है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है शायद, इसलिए यमुना नदी में पानी बहुत कम है। और गंगा नदी में पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस बार बहुत बारिश हुई है, मतलब बाढ़ आ गया है गंगा नदी में। एक बात बताओ, आपको जो पानी का फ्लो है ना, वाटर फ्लो, वो सबसे अच्छा कहां दिखेगा? यमुना नदी में या गंगा नदी में? 2 मिनट लो, सोच लो, रिपीट करो। यमुना गंगा, यमुना में पानी ना के बराबर है क्योंकि बारिश नहीं है। गंगा नदी में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, भर भर के पानी, क्योंकि बाढ़ आने वाली है, क्योंकि बारिश बहुत हुई है गंगा वाले एरिया में, है ना। तो भाई अच्छा वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो अच्छा कहां है? यमुना में या गंगा में? रिवर राफ्टिंग करनी है, कहां जाओगे? यमुना या गंगा? गंगा जाओगे। मतलब क्या समझा? पानी बढ़ने से वाटर का फ्लो भी बढ़ गया,
सीधी सी बात है, ज्यादा पानी भरेगा किसी नदी में, ज्यादा पानी भरेगा, जितना पानी बढ़ता जाएगा, वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, उतना वाटर फ्लो बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से भाई जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फ्लो बढ़ेगा, जितना फ्लो बढ़ेगा उतना करंट भी तो बढ़ेगा। क्योंकि बच्चा करंट का डेफिनेशन क्या था, याद कर लो, करंट का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे यमुना नदी में पानी कम है इसलिए फ्लो भी कम है, इसलिए रिवर राफ्टिंग करने में मजा नहीं आएगा। बट अगर आप गंगा नदी में जाते हो तो गंगा नदी में पानी ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा है ना, मजा आएगा वहां पर रिवर राफ्टिंग करने में। सेम चीज यहां पर लगा भाई, जिस कंडक्टर में चार्ज कम होगा वहां पर फ्लो कैसे आएगा। बट जिस कंडक्टर में चार्ज ज्यादा होगा, जैसे पानी ज्यादा उस तरह से चार्ज ज्यादा तो फ्लो भी बढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। यमुना नदी में पानी कम है इसलिए फ्लो कम है, गंगा नदी में पानी ज्यादा है, भर भर के पानी है तो फ्लो भी बहुत ज्यादा है, पानी के बढ़ने से फ्लो बढ़ गया। उसी तरीके से जिस वायर में, जिस कंडक्टर में, जिस मटेरियल में चार्ज है ही नहीं या चार्ज ना के बराबर है, उसमें रिवर राफ्टिंग क्या ही होगी, उसमें फ्लो क्या ही होगा, भंगार, मजा नहीं आएगा। बट जिस नदी में, जिस रिवर में पानी भर भर के होगा उधर फ्लो मजा आएगा। उसी तरीके से जिस कंडक्टर में, जिस मटेरियल में चार्ज ज्यादा होगा वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। अगर एक वायर है, एक मटेरियल है, इसके पास भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और मेरे पास एक दूसरा वायर है, सुनो, एक दूसरा वायर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इधर इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज कम है तो फ्लो भी बहुत कम होगा। इधर भर भर के चार्ज, जितना चाहिए उतना चार्ज, तो फ्लो भी है तगड़ा वाला, धन 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 धन, है कि नहीं, मजा आ जाएगा भाई, फ्लो भी बढ़िया। तो करंट किसमें अच्छा होगा, इसमें या इसमें, क्योंकि फ्लो ज्यादा है, फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो चार्ज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। रिपीट करता हूं, किसी भी मटेरियल में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ेगा। जैसे पानी बढ़ेगा नदी में तो फ्लो अच्छा होगा। उसी तरीके से जिस वायर में चार्ज ज्यादा है उस वायर में फ्लो अच्छा है, जिस वायर में फ्लो अच्छा है उसमें करंट अच्छा है। तो करंट को बढ़ाना है तो चार्ज को बढ़ाओ, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, चार्ज कम तो फ्लो कम तो करंट कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक को कम करोगे दूसरा भी कम हो जाएगा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, इसलिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करोगे, चार्ज को कम करोगे तो फ्लो भी कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा इसलिए करंट भी कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां तक मैं समझा पाया है ना। चलो आगे जाते हैं। तो क्या समझा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फॉर्मूला रटेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है। अच्छा चलो अभी इसको हटा देते हैं, इसकी क्या जरूरत है अभी, है ना। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। एक बात बताओ, वापस से नदी में आते हैं, ठीक है। यमुना नदी, ठीक है, गंगा नदी, यमुना गंगा। अब मान लेते कि यमुना नदी और गंगा नदी में, है ना, एकदम रिवाइंड कराते हैं वापस, एकदम बढ़िया से याद करते हैं। सुनो, यमुना नदी, गंगा नदी। अब मैं क्या बोला, सुनो, यमुना नदी में उतना ही पानी है जितना गंगा नदी में पानी है, ठीक है। इस बार दोनों में पानी बराबर है, गंगा नदी में उतना ही पानी है जितना यमुना नदी में है। दोनों तरफ, दोनों रिवर्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। रिपीट करो, दोनों रिवर्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। अच्छा, बट जो बंदा यमुना नदी में बोट लेकर बैठा है, ठीक है, मान लो राहुल यमुना नदी में बोट लेकर बैठा है, और भाई राजेश नाम का कोई बंदा है, राजेश नाम का बंदा गंगा नदी में बोट लेकर बैठा है। अब समझो, जो भाई इधर बैठा है, ठीक है, जो भी बंदा है यहाँ पर, जो भी बैठा है ना, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है भाई, ये बंदा यहां से 1 किलोमीटर आगे जाने को, 1 घंटा लेता है। और जो बंदा गंगा में बैठा है ना, राजेश जो गंगा में बैठा है, वो यहां से 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए भाई 10 दिन लेता है। किसका फ्लो अच्छा है, थोड़ा सोचो, क्वेश्चन रिपीट करो फिर सोच के बताओ। देखो रिपीट करो, यमुना गंगा, यमुना रिवर गंगा रिवर, यमुना रिवर में जितना पानी है उतना ही पानी गंगा रिवर में है, दोनों में पानी सेम है। यमुना रिवर में जितना पानी है उतना ही गंगा रिवर में पानी है। यमुना में बैठा है मान लो राहुल, गंगा में बैठा है मान लो राजेश। यमुना में राहुल बैठा है एक बोट पर, गंगा में बैठा है राजेश एक बोट पर, है ना। राहुल यहां से 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए 1 घंटा लेता है यमुना रिवर में, ठीक है। और जो राजेश है वो यहां से 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए 10 दिन लेता है। भाई बताओ फ्लो कहां अच्छा है, यहाँ या यहाँ? रिवर राफ्टिंग करने में मजा कहां आएगा? वो नदी में जिसमें 1 किलोमीटर में 10 दिन लग रहा है, या वो नदी में जिसमें 1 किलोमीटर में 1 दिन लग रहा है, या सॉरी 1 घंटा लग रहा है, जो भी है ना। कौन सी नदी अच्छी है भाई? वो जिसमें टाइम कम लग रहा है या वो जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? थोड़ा सोचो, सोच लिया राइट। मैं किस में बैठूंगा? यमुना में बैठूंगा,
क्यों भाई? भाई यमुना में 1 किलोमीटर जल्दी अचीव होता है और गंगा में 1 किलोमीटर अचीव करने में 10 दिन लग रहे हैं। कौन 10 दिन तक बैठा रहेगा, है कि नहीं? तो फ्लो कहाँ ज्यादा है? जहां पर टाइम कम है। जहां पर टाइम कम वहां पर फ्लो ज्यादा, और जहां पर फ्लो ज्यादा वहां पर करंट ज्यादा। रिपीट, टाइम कम फ्लो ज्यादा, फ्लो ज्यादा करंट ज्यादा। उल्टा चला है ना? टाइम कम फ्लो ज्यादा, फ्लो ज्यादा करंट ज्यादा, है कि नहीं? राइट, रिपीट करो। मान लो ये यमुना है, ये गंगा है, ठीक है? ये यमुना, ये गंगा रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर। यहाँ पर भाई बैठा है कोई राहुल राजेश कुछ तो है, ठीक है? यहाँ पर भी कोई बंदा बैठा है, आपको बंदे से कोई लेना देना नहीं भाई। जो भी बंदा यहाँ पर बैठा है वो यहाँ से यहाँ आने में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में मान लो 1 घंटा लेता है, और यहाँ से यहाँ आने में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए यहाँ पर जो भी बंदा बैठा है वो 10 दिन ले रहा है। किधर फ्लो अच्छा है? फ्लो कहाँ अच्छा है? 1 दिन वाले में, एक किलोमीटर 1 घंटे वाले में, क्या 1 किलोमीटर 10 दिन वाले में? भाई सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में जल्दी पहुंच रहा हूं तो ज्यादा फ्लो है। 1 किलोमीटर कवर करने में 10 दिन, 10 दिन कितना ज्यादा टाइम, मतलब अच्छा फ्लो नहीं है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, रिवर राफ्टिंग क्या ही करोगे? तो कौन सा अच्छा है? ये मतलब जिसमें टाइम कम लगे। सिंपल भाषा में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो करंट घटेगा। जिस नदी में टाइम ज्यादा लग रहा है 1 किलोमीटर कवर करने, उस नदी का फ्लो अच्छा नहीं है। और जिस नदी में 1 किलोमीटर कवर करने में टाइम कम लग रहा है, उस नदी का फ्लो अच्छा है। मान लो और एक नदी ले लो, नर्मदा नदी, और एक नदी ले लो, और एक रिवर ले लो, नर्मदा, ठीक है? मान लो नर्मदा रिवर में 1 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 1 मिनट लगता है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स मजा आएगा। क्यों? तो स्पीड ही तगड़ी, एकदम फ्लो बढ़िया वाला है कि नहीं? तो सेम चीज है, टाइम कम करना है ना तो करंट बढ़ेगा। टाइम को बढ़ा दोगे करंट कम हो जाएगा। उल्टा चलना है सिंपल भाषा में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को लगाकर एक फॉर्मूला बन गया, I इक्वल टू सामने रखो Q, है ना? सामने रखो Q और नीचे रखो T। तो I का फॉर्मूला क्या बन गया? Q/T। Q क्या होता है? चार्ज। T क्या होता है? टाइम। तो व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लो, जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा करंट। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना फ्लो कम, जितना फ्लो कम उतना करंट कम। तो टाइम बढ़ेगा तो करंट घटेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है? इसके लिए करंट का डेफिनेशन मैंने हिंदी में क्या बोला था, हिंदी में सुनो। अच्छा करंट क्या है? अच्छा करंट वो करंट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करे कम से कम टाइम में। रिपीट में सुनो, ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करे कम से कम टाइम में, वो अच्छा करंट है। चार्ज ज्यादा से ज्यादा, टाइम कम से कम, ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करे कम से कम टाइम में, वो करंट बढ़िया है, ठीक है? राइट, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट, ठीक है? तो क्या पढ़ा भाई अब तक? क्या क्या पढ़ा? फटाक से एक रिवीजन डालते हैं ना, फिर आगे की बातें बढ़ाते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है? क्या है हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, बराबर है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I, है ना? राइट, फॉर्मूला क्या होता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा वायर में, मटेरियल में चार्ज ज्यादा, फ्लो ज्यादा, करंट ज्यादा, है कि नहीं? राइट, चार्ज ज्यादा, राइट, चार्ज ज्यादा तो करंट ज्यादा। चार्ज भाई I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना करंट कम, जितना टाइम कम लगेगा कम उतना करंट ज्यादा। तो इन लोगों को मिलाकर मेरे को क्या समझा? I इज इक्वल टू Q/T। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट, करंट मतलब I, है ना? अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चा? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, है ना? रिप्रेजेंट करते C से, है ना? कूलम याद आ रहा है ना? चार्ज का यूनिट रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C से। टाइम का SI यूनिट क्या? मतलब टाइम तो मिनट में भी होता है, आवर्स में भी होता है, बट SI यूनिट क्या है? सेकंड्स, है ना? SI यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। हम लोग क्या लिखते हैं? S। तो कूलम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर क्या हो गया बच्चा? एम्पियर हो गया SI यूनिट। एम्पियर क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ करंट। कैसे लिखेंगे? आलस है भाई, कूलम नहीं लिखते, सेकंड्स पूरा नहीं लिखते, कूलम के लिए C लिख देते, सेकंड के लिए S लिख देते, मीटर के लिए M लिख देते, किलोग्राम के लिए kg लिख देते। उसी तरह से एम्पियर के लिए RC बनेंगे हम, और क्या लिख देंगे? A। जैसे एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर का। एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है मान लो 10 एम्पियर का। ये वायर A है, ये वायर B है। किस वायर में ज्यादा करंट है? बताओ। B वाले में। क्यों? क्योंकि B वायर में 10 एम्पियर का करंट है। 10 एम्पियर मतलब ज्यादा करंट है कि? कैसे समझेगा बच्चा? क्या हमें पता है एम्पियर ही कूलम पर सेकंड है? हमें पता है ना, A मतलब एम्पियर,
एम्पियर का मतलब ही कूलम पर सेकंड है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 कूलम अपॉन सेकंड। एक ही जगह पर मैंने क्या लिख दिया, कूलम पर सेकंड। 10 एम्पियर की जगह पर 10 कूलम पर सेकंड। तो ये क्या बोलना चाहता है, सुनो ये क्या बोलना चाहता है, समझना। 5 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, और इस वायर में 10 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में। रिपीट करो, ऊपर वाला जो वायर है उसमें 5 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, और नीचे वाले वायर में 10 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में। तो यहां पर ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में। तो कौन सा अच्छा हुआ, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला ना, करंट नीचे वाला ज्यादा है ना, ये ज्यादा करंट है क्योंकि 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में, और ऊपर वाला 5 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में। तो इन दोनों की बात करें, इन दोनों में सबसे अच्छा वायर में करंट कहां है, बी वाले में। ठीक है आता, राइट? ये तो एक समझाने के लिए था। अच्छा, अब यार स्कूल वालों का अलग ही डेफिनेशन होता है, बोलते हैं यार भाई डिफाइन करो इलेक्ट्रिक करंट को। तो डेफिनेशन हमने रटा ना, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या बच्चा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। अब स्कूल वालों का गाली चोच रहे है ना, राइट? वो एक चीज बोलते हैं भाई डिफाइन करो 1 एम्पियर को। किसको डिफाइन करो, 1 एम्पियर को। बच्चा समझो, 1 एम्पियर क्या बच्चा, मेरे को पता है एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, और क्या मुझे पता है एम्पियर होता है कूलम पर सेकेंड। ए मतलब एम्पियर और एम्पियर होता है कूलम पर सेकेंड। तो मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं 1 एम्पियर की जगह पर कूलम पर सेकेंड, है कि नहीं? एम्पियर की जगह पर कूलम पर सेकेंड। तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इस वायर में एक कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सुनो। अगर आपको कोई बोलता है, बच्चा सुनो, अगर आपको कोई बोलता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको क्या लिखना है, when 1 coulomb of charge flows in 1 second from a wire, then that wire contains 1 ampere of current। रिपीट करो, किसी वायर में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए, रिपीट करो, किसी वायर में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड के अंदर, कितने के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो उस वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, when 1 coulomb of charge flow through a wire in 1 second, that wire contains 1 ampere current। ठीक है, बड़ा इजी था, राइट? कुछ नहीं है बच्चा, एम्पियर ही होता है कूलम पर सेकंड, और 1 एम्पियर की जगह पर मैंने लिख दिया 1 एम्पियर की जगह पर मैंने लिख दिया 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो कर जाए, बच्चा 1 by 1 भी तो आंसर 1 ही होता है, 1 by 1 है ना, पता नहीं था मैथ्स, 1/1 होता है। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड मतलब क्या होगा, 1 कूलम पर सेकंड, है ना, 1 कूलम पर सेकंड, और 1 कूलम पर सेकंड क्या हो गया, 1 एम्पियर, है ना। तो भाई जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है, उसका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट। दूसरा क्या समझा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना करंट कम, जितना टाइम कम लगेगा उतना करंट ज्यादा। और क्या समझा, Q इज इक्वल टू IT, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मतलब कूलम, टाइम मतलब सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, है ना। और एम्पियर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं A, है ना, एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 second, when 1 coulomb of charge flow in 1 second through a wire, then that wire contains 1 ampere of current। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे और क्या समझना है सर, और कुछ पढ़ना है इसमें, हाँ पढ़ना है, ठीक है, राइट? क्या पढ़ना है, सुनो, है ना, राइट? अच्छा भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई करंट को मेजर कैसे करेंगे, मेजर भी करना है ना, करंट को क्या करना है, मेजर करना है ना भाई, उसको तोलेंगे कैसे, है ना, उसको मेजर कैसे करेंगे, है ना, उसको मेजर कैसे करना है, तो मेजर कैसे करते हैं उसको, जैसे आपको पता है आपको अपना वजन नापना होता है, तो आप वेट मशीन पे खड़े हो जाते हो, तो उसी तरह से करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। क्या कहते हैं, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एमीटर। ठीक है, अच्छा इसको सर्किट में कैसे दिखाया जाता है, ऐसे कुछ दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हो राइट, अभी तक तो इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको ऐसा कहीं दिख जाए ए लिखा हुआ, तो समझ जाना वो एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या है बच्चा, एमीटर एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है। रिपीट करो, एमीटर क्या है, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज एमीटर, तो एमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, है ना, विच इज कनेक्टेड टू अ सर्किट टू मेजर करंट। उस सर्किट के अंदर करंट को मापने का एक तरीका है। जैसे आपने सुना होगा टेस्टर सुना होगा राइट, उसको आप किसी पिन में डालते हो और उधर लाइट जलती है, तो वो ये बताता है कि करंट है कितना है, वो थोड़ी बताता है ना। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक इमेजिन करो एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है,
तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मेरे को पता चले कि इस वायर में करंट है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ, हाथ लगाने से बाल खड़े हो जाएंगे, शायद मैं मर भी सकता हूँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर इस वायर में करंट है तो मैं टेस्टर लगा दूं, टेस्टर समझते होंगे, टेस्टर लगा दूं, टेस्टर से चेक करूं कि भाई इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो पर क्या कितना फ्लो कर रहा है ये समझेगा, खाली ये समझेगा कि वायर में करंट है, कितना कैसे पता? तो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करने के लिए डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर हमेशा सर्किट में लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू, सीरीज में लगता है। ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसको अगले वीडियो में, आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे, बट ये समझो एमीटर हमेशा एक सर्किट में सीरीज में लगता है, ठीक है। और एमीटर का काम क्या है, अगर आपको पूछे व्हाट इज एमीटर, एमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस व्हिच हेल्प्स टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। तो भाई इतना याद कर लो, एक स्क्रीनशॉट ये तो ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, इससे ज्यादा कुछ करंट में खास याद रखना नहीं है, इतना याद रखो कि भाई करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा एक चीज और याद रख लो बच्चा, होता क्या ना, आपको पता है कि अगर कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है तो उसके पास प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। प्रोटॉन भाई कंडक्टर है, दुनिया की कोई भी चीज हो एटम से बनती है, दुनिया का कोई भी एटम हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक कंडक्टर के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना, प्रोटॉन भी हो सकते हैं किसी कंडक्टर के पास, है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है, इसके पास प्रोटॉन भी हो सकता है। एक कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, जरूरी है कि प्रोटॉन हो, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। अच्छा आप बोलोगे सर एक ही प्रोटॉन, अरे नहीं मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ किसी कंडक्टर के पास बहुत सारे एटम है, ढेर सारे एटम है, उन ढेर सारे एटम के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स है ना, दिखाने के लिए एक प्रोटॉन बना रहा हूँ, समझाने के लिए, हमें तो समझना है कि नहीं, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे एटम है, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टर के पास प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब अगर मान लो अगर आपका प्रोटॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर प्रोटॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, बिकॉज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट। तो अगर किसी कंडक्टर में प्रोटॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, ऐसे, है ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या लेना है, दिक्कत है ना, समझना पड़ेगा भाई, करंट का एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या लेना है, तो ऐसा बोला जाता है, कन्वेंशनली ऐसा फॉलो किया जाता है कि जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है किसी भी कंडक्टर में, जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है वो ही डायरेक्शन करंट का होता है, वही डायरेक्शन करंट का होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई किसी भी कंडक्टर में जो भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा तो सर ऐसा क्यों है, उसका रीजन मैं बता दो बच्चे। क्या होता ना, जब करंट के ऊपर काम चल रहा था, जब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम चल रहा था हिस्ट्री में, तो हुआ क्या था ना कि उनको लगा कि प्रोटॉन फ्लो करते होंगे, तो जो प्रोटॉन्स का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन उन्होंने करंट को दे दिया, ठीक है। उनको लगा कि किसी कंडक्टर में प्रोटॉन फ्लो करते होंगे, पॉजिटिविटी फ्लो करता होगा, प्रोटॉन बोलना सही है, उनको ऐसा लगा कि किसी कंडक्टर में पॉजिटिविटी फ्लो करती होगी, और पॉजिटिविटी जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में उन्होंने करंट ले लिया। और बहुत साल बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की, बहुत सालों बाद समझा कि पॉजिटिविटी किसके वजह से, प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिविटी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। और फिर हमें समझा कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, रुदरफोर्ड मॉडल, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर सकता है, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन के शेल, एल शेल, एम शेल। तो बहुत सालों बाद पता चला कि प्रोटॉन तो फ्लो कर ही नहीं सकते, है ना, बहुत सालों बाद पता चला कि प्रोटॉन तो फ्लो कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर अटक गए, है ना। तो फ्लो कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब यार या तो पूरी हिस्ट्री बदलनी पड़ेगी, है ना, इसके लिए उन्होंने एक नया डेफिनेशन दे दिया, करंट का डायरेक्शन वो होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन वो होगा, है ना, वो होगा जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हो तो करंट ऐसे, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, रिपीट करो, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट। ऐसा क्यों है ना, मैं आपको पूरी हिस्ट्री समझा चुका बच्चा। करंट के बारे में बहुत पहले बात हो चुकी थी, बहुत पहले काम हो चुका था, और लोगों को लगता था, उस टाइम पर लगता था कि किसी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिविटी फैलेगी या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिविटी फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट ले लेते हैं। इसके हिसाब से बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसर्च पेपर, सब कुछ बन गया। और बहुत सालों बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, बहुत सालों बाद, काफी सालों बाद, ठीक है। अब हुआ क्या ना, पूरी हिस्ट्री बदलने से अच्छा है डेफिनेशन ही ना बदल दे। इसके लिए नया डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर, रिपीट करो सुनना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो करता है। तो सिर्फ डेफिनेशन बदला, पहले मानते थे कि पॉजिटिविटी जहां फ्लो कर रही है वही करंट का डायरेक्शन है। फिर बहुत सालों बाद समझा कि पॉजिटिविटी तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन तो फ्लो कर नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो फिर फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन।
तो फिर डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पहले ऐसा बोला था करंट का डायरेक्शन वो ही होगा जो पॉजिटिविटी का डायरेक्शन होगा। फिर डेफिनेशन को चेंज कर दिया क्योंकि पता चल गया पॉजिटिविटी फ्लो नहीं करती है, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। करंट का डायरेक्शन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे तो करंट इधर, ठीक है, और अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर। इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट। इसके लिए डेफिनेशन में क्या आएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, राइट। तो डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो याद रखना करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट राइट टू लेफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन, तो करंट राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन, रिपीट करो, सुनना, राइट टू लेफ्ट। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट टू राइट, उल्टा चलना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, अगर करंट नॉर्थ से साउथ आ रहा है, करंट नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन साउथ टू नॉर्थ, उल्टा कर लो, बस खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और करंट को, क्योंकि पॉजिटिविटी फ्लो नहीं करती, ये बाद में पता चला था। ठीक है, तो इतना बात कर लिया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स उठा लेते हैं, है ना। अच्छा, और याद रखना बच्चा, ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, इसका मतलब वो कोई वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी ही है, पर उसका डायरेक्शन होता है, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है। ठीक है, फ्यूचर में इसके बारे में ज्यादा बेटर पता चलेगा। फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, और करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। बट आपके लेवल पर सिर्फ 2 ही है, वेक्टर एंड स्केलर। तो अगर आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर, सुनो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है। क्यों, वो बाद में फ्यूचर में समझ लेना। ठीक है, राइट, याद रखना है। और बच्चा, जब मैं कुछ सिखा रहा हूं तो देखो यार, एज ए टीचर मैं लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं, है ना। तो थोड़ा सा ना नोट साइड बाय साइड बनाते जाओ, एक रफ नोटबुक रखो जिसमें लिखते जाओ। ऐसा हो सकता है कि यार कुछ एकदम अचानक से मेरे दिमाग से कुछ आया और मैंने कुछ बोल दिया और मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, और आप स्क्रीनशॉट लेते बैठे हो पर बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज मिस हो जाएगी। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अपनी एक रफ नोटबुक बनाओ, ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आपके स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, उस स्क्रीन पर से जो भी स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सीधा सीधा बस विद सॉल्यूशन ले लेना। ठीक है, चलो ठीक है। तो चलो अब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये रहा। ठीक है भाई, क्वेश्चन रीड करेंगे। मैंने आपको बताया जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चा, क्वेश्चन पूरा रीड मत करा करो, उसको तोड़ तोड़ कर फ्रेगमेंट्स करो उसके, और फ्रेगमेंट्स में क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है, क्या पूछा है, लिखना है साइड में। ठीक है, तो गिवन ढूंढते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, ठीक है, मतलब अपने को करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बराबर है, सिंबल है आई, कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, एक वायर जैसा कोई फिलामेंट है ना, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, एक बल्ब है जिसके पास एक फिलामेंट है, उस फिलामेंट में से इतना करंट फ्लो कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि एक बल्ब है ना, एक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है, उस फिलामेंट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस बल्ब के फिलामेंट से। भाई बल्ब के फिलामेंट से फ्लो कर रहा है मतलब बल्ब से फ्लो कर रहा है। ठीक है, राइट, फॉर 10 मिनट्स, कितनी देर के लिए, राइट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर ये सब हुआ, कितनी देर में हुआ, 10 मिनट्स के अंदर हुआ, है कि नहीं, 10 मिनट्स के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम है ना 10 मिनट्स। अच्छा, तो और क्या दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अच्छा देखो यहां पर ध्यान रखो बच्चा, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो ना, मिनट, आवर्स, तो बच्चा मिनट में कभी मत रखो, ऐसा यूनिट में रखना सीखो। फिजिक्स में हर चीज ऐसा यूनिट से नापी जाती है, तोली जाती है। तो भाई 10 मिनट की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 10 मिनट की जगह पर बच्चा मैं लिख सकता हूं 10 × 1 मिनट, चलेगा, है ना भाई। 10 मिनट को मैं 10 × 1 मिनट लिखूंगा, चलेगा ना, 10 × 1 भी तो 10 ही होता है ना, 10 × 1 = 10 आता होगा। क्या मैं लिख सकता हूं 10 × बच्चा 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। अच्छा, तो 10 × 60 600 सेकंड्स। तो 10 मिनट का मतलब क्या हुआ, 600 सेकंड। कुछ बच्चे बहुत समझदार है, तुरंत समझ गए होंगे भाई 10 मिनट का मतलब होता है 600 सेकंड। जिसको नहीं समझा भाई देख लो, 10 मिनट को मैंने लिख दिया 10 × 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 60 × 10 क्या 600 सेकंड्स, है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपको पूछा है भाई चार्ज बताओ, है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने बोला है चार्ज, आपको चार्ज ढूंढना है। ठीक है, फ्लो थ्रू दैट सर्किट, इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। भाई आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें भाई आई और टी और क्यू का कोई लेना देना है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने, है कि नहीं। क्या होता है भाई, आई = Q/T, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, Q = I × T, IT, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है ये क्या है ना, ये भाई करंट इनटू टाइम है। ठीक है, क्या करंट दिया हुआ है आपको,
हाँ 0.5 एम्पियर दिया हुआ है ना, 0.5 है ना एम्पियर एसआई यूनिट में है। अच्छा टाइम 10 मिनट या 600 सेकंड, 600 सेकंड, क्योंकि हर चीज एसआई यूनिट में, तो 10 मिनट की जगह पर क्या लिखूंगा 600, ठीक है ना, सेकंड्स में आ गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, एम्पियर सेकंड हो गया, ठीक है राइट। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, 5/10 इसको लिख दूंगा इधर 600 है कि नहीं, 600 है ना, 0 0 कट गया, 6 5 जा 30 और एक 0 बच गया तो 300, तो चार्ज कितना हो गया 300 कूलम। कितना चार्ज हो गया, आंसर मिल गया कूलम, कितना 300 कूलम। बहुत सारे बच्चे ना बच्चा कैलकुलेट करते हो यूनिट लगाना भूल जाते हैं, बच्चा चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है ना, तो लगा दे, है ना 300 कूलम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आई दिया था, टाइम दिया था, क्यों ढूंढना था, 10th का लेवल था इसके लिए भाई, दो चीज दी हुई एक चीज पूछी है, बड़ा इजी था, है ना भाई। आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्यों पूछा है, तो क्यू इज इक्वल टू IT लगा दे, कहां से आया, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम इधर चला गया तो भाई चार्ज क्या हो गया, करंट इनटू टाइम, इजी था।